2014 से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आर्थिक स्थिति भारत की बिगड़ी है, उसके बाद कोरोना की मार से भी कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो त्रस्त है, और ऊपर उसके महंगाई की मार। इन बेवकूफ़ लोगों ने, मैं तो ये कहूँगा, इन्होंने ऐसे ऐसे सपने दिखाए, अच्छे दिन के वादे किए, क्या यही अच्छे दिन है? अभी अगर थोड़े से पेट्रोल का भाव बढ़ गया है तो उसमें क्या तकलीफ है? ठीक है, देश के खिलाफ आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी अक्सर कहते हैं कि लाइन में खड़े हो तो देशभक्ति का काम। हमारे देश में, हमारे राज्य में जो स्कूल है, स्कूल के माफिया बन गए हैं, और सामान्य जो बच्चे हैं, सामान्य लोग हैं, उनके बच्चे आज स्कूल से निकाले भी जा रहे हैं। गॅस सिलेंडरचा भाव जास्त वाढवला, पेट्रोलचा वाढवला, डिझेलचा वाढवला, शाळेची फी, तेलाचे डाळीचे भाव वाढवले, आणि भाव वाढवण्यामागे सरकारचं काय नियोजन आहे? सरकारने अगोदर नियोजन करायला पाहिजे। देश इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अब तीसरी लहर की बात भी की जा रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर में ही देश का 40% मिडिल क्लास गरीब हो चुका है। तकरीबन 75 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। उस पर महंगाई की दोहरी मार। बीजेपी सरकार ने पिछले 7 साल में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में बार बार भारी बढ़ोतरी करके पेट्रोल डीजल की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें आज 100 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा हो चुकी है। साथ में डीजल की कीमतें भी 100 रुपये प्रति लीटर को छूने जा रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों के विरोध में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी ठाकरे सरकार के खिलाफ एडवोकेट प्रकाश तथा बाला साहेब आम्बेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के तहसील कार्यालय के सामने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और घरेलू गैस बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोकांचे आता कामधंदे नाहीत, काहीच नाही, ते पैसे आले तेव्हाच ते खरेदी करणार ना। महाग झालं तर काय तुम्ही ते बोलताय? त्याला कामधंदे लावायला पाहिजेत ना। कामधंद्याने सगळ्याचे कामं थांबले, सगळ्या कामावरती काढले। 40 वर्षाच्या महिला पुढे कोणाला कामावरती ते लोक घेत नाही। अरे मोदी क्या विकास लाया, अरे मोदी क्या विकास लाया। सरकार तो दावा करती है कि हमने कोरोना काल में इतने लोगों को राशन बांटा, उतने लोगों को राशन किट दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो रेशन है क्या खाने जैसा? वो रेशन जानवर नहीं खाएगा, वो रेशन लोगों को दिया जा रहा है। क्या उनको पता नहीं चलता? ये रेशन जो दे रहे, ये जो चावल दे रहे या गेहूँ दे रहे, वो गेहूँ पूरे सुकुड़ गए, इसको पोलियो हो गया। जैसे सरकार को पोलियो हो गया वैसा पोलियो हो गया गेहूँ को। ये सरकार उनको गेहूँ दे रहे हैं, कैसा खाएगी पब्लिक? वो लेके भी खा नहीं सकते हो। आज किसी को काम नहीं है, बहुत स्कूल की फीसें है, अब इनके हाथ में है ना भाई, शक्कर है, उसका भाव कम करो। भारत की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, उपनगर मुंबई अंधेरी तहसीलदार ऑफिस पर भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला। यहाँ तहसीलदार ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में महिलाएं, बुजुर्ग और पुरुष इस आंदोलन में नजर आए। कोविड महामारी, वैक्सीनेशन, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, एक्साइज ड्यूटी, वैट के अधिकतम प्रतिशत, महंगे गैस सिलेंडर से जनता परेशान है। त्यावेळी सुप्रीम कोर्टामध्ये कर्जाच्या संबंधी, मोनिटरियम देण्यासंबंधी किंवा व्याज माफ करण्यासंबंधी ज्यावेळी
सामान्य लोकांनी हे दाखल केलं, कंप्लेंट दाखल केलं, पण त्यावेळी RBI ह्यांनी म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी असं कोणताच ठोस उपाययोजना घेतलेलं नाही की EMI जे आहेत ते माफ करण्यासंबंध असं कोणतंच उपाययोजना केलेलं आहे. म्हणजे हे चुकीचं धोरण आहे ना साहेब. हे चुकीच्या धोरणाच्या विरुद्ध सामान्य लोक आज ना उद्या रस्त्यावर उतरणारच आहे आणि ज्यावेळी सामान्य जनता रस्त्यावर उतरेल त्यावेळी शासनाला त्यांना उत्तर द्यावं लागणार, कारण जास्त वेळ ते पळ काढू शकत नाही मार्गातून. सरकारनं सांगितलं की गरिबासाठी आम्ही फ्री दान देऊ. फ्री दान बोलतात आणि पैसे घेतात आणि नंतर सांगतात की फ्री दान आलंच नाही. ते गरिबाला असं सांगतात. मग गरीब लोकांना कामं नाही, धंदे नाही, काय नाही. मग कामावर गेले तर लोकांना सांगतात की बाई आमचेच नवरे घरामध्ये बसून येतं, आम्ही कुठून पैसे द्यायचे तुम्हाला एवढे, तुम्ही एवढे पैसे सांगतात तर मग आम्ही देऊ शकत नाही. करू वाटला करा ना तर नका करू. करोनानं लोक घरीच आहेत सगळे. लाईट बिल पाठवतात, नळाचे बिल पाठवतात, हे कुठून भरायचे? हे सगळं कमी झालं पाहिजे. लाईट बिल त्यामुळे हे सारं कमी झालं पाहिजे. 2,000-4,000 बिल येते. 2,000-4,000 बिल कुठून भरायचे? करोनानं हे करतात, बसून देतात घरी. कुठून भरायचे मग लाईट बिल, नळाचे बिल, लेकराच्या फिया कुठून भरायच्या? एवढंच की लहान मुलाचं आता ऑनलाईन शिक्षण कसं व्हायचं? महागाईमुळे तर हे होत नाही. लहान मुलांचं आता ऑनलाईन जे गेले नाहीत शाळेमध्ये, पहिल्या सुरूच लेकराचे ॲडमिशन आहे. पहिली दुसरी वाल्यांचं जाऊ दे, आता KG वाल्याने काय करायचं? ॲडमिशन घेतलं ऑनलाईन शाळा, त्यांना काय हे येणार आहे? देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था इन विषयों की बजाय बीजेपी, NCP, कांग्रेस और शिवसेना की आपसी लड़ाई से देश और महाराष्ट्र की जनता का हाल पूरी तरह से बेहाल हो चुका है. ऐसे में अब वंचित बहुजन आघाड़ी सड़कों पर उतरकर दोनों सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. महाराष्ट्र के सभी जिलों के तहसीलदार कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया था. इसी तर्ज पर अंधेरी तहसीलदार अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया. इस आंदोलन में वंचित बहुजन आघाड़ी के वर्सोवा विधानसभा, अंधेरी पूर्व विधानसभा, जोगेश्वरी विधानसभा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे. इस विरोध प्रदर्शन में कोरोना वायरस संबंधित गाइडलाइन का पालन किया गया. अंधेरी से किशन भवाल के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जितने भी विरोधी पक्ष है या नेता है वे लोग अपनी अपनी तरफ से निवेदन दे रहे हैं तहसीलदारों को. आज यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से भी मुंबई में अलग अलग तहसीलदारों को तहसीलदार का कार्यालय का घेराव किया गया और उनको निवेदन दिया गया. फिलहाल मैं इस वक्त अंधेरी तहसील ऑफिस में खड़ा हूँ. यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे. सर, जैसे कि आप पेट्रोल, डीजल और जो गैस है, खाद्य तेल है, इसके अगेंस्ट में आप लोगों ने मोर्चा खोला है, तो फिर किस तरीके की परिस्थितियां हैं फिलहाल? आप जानते हैं मुंबई से लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है. आप कहीं पे जाके देखिए, टावर में जाके देखिए, झुग्गी झोपड़ी में जाके देखिए, आप देखेंगे तो यही हाल है सब जगह पे. आम जनता परेशान है. आम जनता को राहत दिलाने की कोशिश में ये सरकार आई है. लोगों को झूठे सपने दिए लोगों ने. इन बेवकूफ़ लोगों ने, मैं तो ये कहूँगा, इन्होंने ऐसे ऐसे सपने दिखाए, अच्छे दिन के वादे किए. क्या यही अच्छे दिन है? आप लोग नोटबंदी करते हो, हज़ारों लोग उसमें मर रहे हैं. GST करते हो, छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं. वही लोग जो लोगों को जॉब देते हैं वो शॉप वाले लोग हैं. एक शॉप में 4 लोग 5 लोग काम करते, छोटे छोटे शॉप है, सब बंद हो गए. इतने सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं. कहाँ है सरकार? तो सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा. जैसे आपने कहा कि सपने दिखाए मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो कहीं ना कहीं 15 लाख की बात होती है तो उसे जुमलाबाजी के तौर पर इस्तेमाल किया गया, खास करके बीजेपी की ओर से. तो फिलहाल नोटबंदी के वक्त लोग लाइन में खड़े, वैक्सीनेशन के लिए लोग लाइन में. अभी अगर थोड़े से पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो उसमें क्या तकलीफ है? तो ये क्या देश के खिलाफ आप लोग काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी अक्सर कहते हैं कि लाइन में खड़े हो तो देशभक्ति का काम. हाँ, देशभक्ति का काम किया ना मोदी जी ने. लाइन में खड़े रह के लोगों की जानें ले ली मोदी जी ने. मोदी जी ने GST बढ़ा के, GST करके लोगों की जानें ले ली. लोगों की जानें लेने के काम ही तो सरकार कर ही रही है. यही तो अच्छे दिन है. और अच्छे दिन की आप क्या व्याख्या करेंगे? यही अच्छे दिनों की व्याख्या है. इतने सारे बूढ़े लोग हैं, इनको क्या जरूरत है? आप देखिए, कैमरा घुमाइए, इनकी क्या जरूरत है इधर आने की? इनको खाने को रोटी नहीं है. तेल जो होता है हम सब्जी में यूज करते हैं, 200, 220, 230 हो रहा है. मतलब क्या है? हाँ, आप दारू बेचने जाएंगे तो 150 रुपये में दारू मिल रही है, 200-250 रुपये में तेल मिल रहा है. तो कहाँ है सरकार? सरकार का अस्तित्व ही नहीं है. सरकार कुछ 4-5 पूंजीपतियों के लिए बनी है, बस, बाकी कुछ नहीं है. यहाँ के सारे लोग, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, हम अंधेरी वेस्ट में आए, यहाँ पर भी देखो कितने सारे लोग हैं. सब लोगों का हमें सपोर्ट है. तो लोग
लोग सिर्फ हसीन सपने दिखाने वाले मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और क्या है, ये कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ ये खड़े हो चुके हैं। और राज्य सरकार की भी यही हालत है। राज्य सरकार क्या क्या, राज्य सरकार ने कम किया है क्या? तेल के भाव कम कर सकते हैं ना राज्य सरकार के हाथ में, राज्य सरकार अपना सेस कम कर दे, 5-6 रुपया जो अगर राज्य सरकार कर नहीं सकती है। सिर्फ टैक्स भी अगर इसके ऊपर से अगर लिया जा रहा है तो वो देश के लिए काम आएगा ना, आपके लिए हमारे लिए काम आने वाला है, तो इससे दिक्कत क्या हो रही है? क्या काम में आ रहा है? कहाँ काम में आ रहा है? आप देख रहे हो कहाँ काम में आ रहा है? तो अगर काम में आता तो ये लोग यहाँ खड़े रहते थे क्या ये लोग को पैसे दे के थोड़ी बुलाया है? ये लोग खुद आके खड़े हो गए। नहीं, हम लोग नहीं आते थे तो वो खुद आ जाते थे, तोड़फोड़ करते थे। ये एक अच्छा रास्ता है, संवैधानिक रास्ता है कि हम इधर संवैधानिक मार्ग से चलकर, यहाँ पर तहसीलदार साहब है उनको हम लोग निवेदन दिए ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सुने समझे। अगर नहीं समझती है तो इससे भी बड़ा तीव्र आंदोलन हो जाएगा, देश में हाहाकार मचेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सिर्फ बोलते हो अच्छे दिन है, अच्छे दिन है, किसके लिए अच्छे दिन है? अच्छे दिन किसके लिए है? आप सोचो ना, आम इंसान है क्या? तो आप लोगों पे जैसे आप लोगों ने इस तरीके का मोर्चा खोला है, तो और भी पार्टियों ने इस तरीके का मोर्चा खोला है, तो क्या बोलने के लिए अगर मैं कहूँ सत्ता पक्ष को ये मौका मिलेगा कि 2022 के चुनाव की तैयारी हो रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल मुंबई में ही महंगा नहीं हुआ है, पूरे भारत में महंगा हुआ है, तो फिर एक बहाना उनको मिलेगा कि 2022 की तैयारी हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2022 की तैयारी नहीं है। लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है। आज लोगों का, आज अंधेरे में, कल की बात छोड़िए, फ्यूचर की बात छोड़िए, आज अंधेरे में आज क्या खाना है, लोग परेशान है। तो इलेक्शन आएगा, इलेक्शन आते जाते रहेंगे भाई साहब। यहाँ की जनता है ना, जनता आपको इस बार माफ नहीं करने वाली है। फिर कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी का इसमें क्या है? पार्टी कहाँ पे, कांग्रेस कहाँ है? सब तो सत्ता में बैठे हुए। आज वंचित बहुजन आघाड़ी अकेली पार्टी है जो रास्ते पे खड़ी है, रास्ते पे उतरी, आम लोगों की बात करती। किसको क्या पड़ी आप बताइए मुझे। आप पेट्रोल के लिए बोलते, पेट्रोल पंप पे 20-25 लोग आके जय आसो विजय आसो करके क्या होने वाला? ये आम जनता की बात कौन करेगा? इनके लिए कुछ है? सरकार के पास कुछ है? कांग्रेस के पास है, राष्ट्रवादी के पास है, सेना के पास है, बीजेपी के पास है, इनके पास कुछ क्या है? कोई है रास्ते पे? कोई दिख रहा है आपको? आम जनता के लिए बाला साहब अम्बेडकर और उनके आदेश से चले हुए हम लोग चुनिंदा छोटे करते, इन लोग के ऊपर सब चल रहा है। आम जनता परेशान है। आप झुग्गी झोपड़ी में जाइए या फिर बड़े टावर में जाइए, सब लोग परेशान है, सब लोग परेशान है। छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है। कितने सारे लोग तो चले गए देश छोड़ के। तो ये तो रही पेट्रोल डीजल और खाद्य सामग्री की बात। तो यहाँ कहीं ना कहीं शिक्षा के नाते भी यहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी फीस के नाम पर मनमानी कारोबार कर रहे हैं। तो सर, इन मामलों को कब उठाया जाएगा, इन पर कब बोले जाएगा? क्योंकि भविष्य की बात है, बच्चों की खास देश के बच्चों की भविष्य की बात है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि लॉकडाउन के बाद में स्कूलों का खर्चा कम हो गया, लेकिन फिर भी स्कूलों ने फी बढ़ाई है। ये हमारे देश में, हमारे राज्य में जो स्कूल है, स्कूल के माफिया बन गए हैं। और सामान्य जो बच्चे हैं, सामान्य लोग हैं, उनके बच्चे आज स्कूल से निकाले के भी जा रहे हैं। इसी मुद्दे पे मैं बात पूछ रहा हूँ। सवाल मेरा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस तरीके से ये काम किया है, तो उसके लिए क्या काम कर रहे हैं अपने? उसके लिए भी हमारा जो अलग एक सेल है, वो लोग इस स्तर पर काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़े पैमाने पे जो लोगों को डायरेक्टली उनके जीवन में आता हुआ है, रोज के उनके इनकम उत्पन्न, और अगर उनका जो उत्पन्न अगर कम हो गया, पैसा नहीं खाने के लिए, राशन लेने के लिए, तो फिर आगे शिक्षा तो बहुत बड़ी बात होगी, आगे की बात होगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों का आज का धंधे बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गई लॉकडाउन से। तो ये सब बातें जो है, और उद्योगपति पैसा लेके भाग गए विदेश में, उनको तो यहाँ पर नहीं ला सके। और इसके लिए ये जो मुद्दा है आज का, ये मुद्दा ये है कि जो महंगाई बढ़ी है लोगों का है इसमें, और जो हमारे शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, वो शिक्षा, वो भी यहाँ पर मुद्दा है कि शिक्षा को जो बच्चों को फीस की बढ़ गई है और स्कूलों से निकाला जा रहा है। और आज देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, 10वीं का निकाल लग गया, 12वीं का लग गया, कैसे करेंगे इसका भी कुछ सरकार के पास जवाब नहीं है। बच्चों के एग्जाम लिए नहीं, लेकिन आगे क्या करेंगे ये भी जवाब नहीं। तो सरकार कंफ्यूज कंडीशन में है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। इसलिए अब इसके आगे वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये सब जो मुद्दे उठाए हैं, इसको और अच्छी तरह से लोगों के सामने लाया जाएगा। तो ये थी बात पेट्रोल डीजल की। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो घरेलू गैस है, उसकी भी कीमतें आसमान छूती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप खुद एक महिला है और इस तरीके से आप मोर्चे में आई हैं, तो किस तरीके से आपको लग रहा है कि मतलब पहले जो दाम थे, ये दिन ब दिन गैस भी, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोरोना के कारण काम धंधा लोगों के पास नहीं है, और उसके बाद चूल्हा, जैसे हम कहते हैं कि स्वयं करने की आप लोगों को तकलीफ हो रही, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप?
आज काम नाही आहे, लोकांना काम नाही आहे, कंपनीमध्ये काम नाही आहे. जे गरीब झोपडपट्टीमध्ये राहणारी लोक आहेत ती लोक आज घरी बसवलीत आणि मुलांच्या भांडे कामवाल्यांना कामाला घेत नाहीत, कंपनीमध्ये कामाला घेत नाहीत आणि गॅस सिलेंडरचा भाव जास्त वाढवला, पेट्रोलचा वाढवला, डिझेलचा वाढवला, शाळेची फी, तेलाचे डाळीचे भाव वाढवले आणि भाव वाढवण्यामागं सरकारचं काय नियोजन आहे? सरकारने अगोदर नियोजन करायला पाहिजे. जी गरीब जनता आहे आज ती रस्त्यावर आहे, त्यांना काम नाही आहे, काम दिलं पाहिजे. सगळ्यांचं आज निजीकरण व्हायला लागलं, राष्ट्रीयकरण व्हायला लागलं, सगळे मोदी सरकारने सगळं विकून टाकलं. महिलांना काम नाही आहे, ज्या घर कामाला महिला जात होत्या त्या सुद्धा घरात बसल्या, करोनाचं कारण देतात आणि लॉकडाऊन करून घरी बसवतात. मोदी सरकारने सांगितलं होतं 15 लाख रुपये देऊ महिलांना, घरगुती कामवाल्या महिलांना 1000 रुपये देऊ किंवा ज्या घर कामवाल्यांना त्यांना 1500 देऊ, कुणाला जे रस्त्यावरच्या कामगारांना आम्ही काही देऊ. काहीही आतापर्यंत या मोदी सरकारने काही सुद्धा दिलेलं नाही. म्हणून आम्ही त्यांच्या विरोधामध्ये, केंद्र सरकारच्या, आघाडी सरकारच्या विरोधामध्ये, महागाईच्या विरोधामध्ये आवाज हा उठवणारच आहेत आणि आता आम्ही आता थांबणार नाही. करोनाचं कारण देऊन त्यांनी घरात बसवलं आणि लोकांना रस्त्यावर यायला बंदी केली आणि म्हणून आम्ही आलो नाही. पण आता इथून पुढच्या जे काही महागाई वाढेल त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही आंदोलन, महिला आघाडी हे आंदोलन करत राहणार. वंचित बहुजनच्या कडे तो अभी ऐका काय करायचं त्यांनी? एखादीला लेख आहे, एखादीला नाही आहे, ज्याला आहे तो कमवून खाय, पण जिला मुलगा नाही ते काय खाईल? असं जे 50 वर्षाची बाई तिला कामावर गेला नाही, जेव्हा 80 वर्षाची बाई कामावर चालत होते तर 40-50 वर्षाची बाई कामावर चालत नाही. आणि सगळ्या शिक्षणाचं जे बाई घर काम करे ते लेकराचं शिक्षणाला पैसे भरे असतेच, जर घरे तर शिक्षणाला पैसे भरेन का? आणि त्यांचं हेच काय की गरीबाचं लेकरू पुढे ना जावं म्हणून त्यांनी शाळेची पण कमी केली आणि लेकराचं शिक्षण पण कमी केलं आणि शिक्षण कमी करून घरून फी भरावं लागतं. तुमचं बोलण्या म्हणण्याप्रमाणे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार हे षडयंत्र करतात गरीब लोकांसाठी. गरीब लोकांसाठी त्यांनी करणार आणून राहिला आघाडीत, तर आम्ही वोटिंग करता उतरलो नाही, आम्ही फोटा करता उतरलो. आज आमच्या कामाची हे चालली आहे सगळी नासादीत झाल्यास. 22 वर्षापासून मी काम करते, आज लॉकडाऊन पासून घरी आहे. एका घरात काय काम करता तुम्ही? घर काम 22 वर्ष काम केलं, पण त्या बाईनं करोनाच्या मुळे काढून दिलं, मला 5 पैसे भेटले नाही. काय करावं? 22 वर्ष काम मी कंपनी जर केलं तर मला काहीतरी पीएफ भेटला असता, काही भेटला असतं, तर आज मला म्हातारपणाला काम आलं असतं. काय करावं मी ना? ह्या बाईनं काय करावं? ह्या बाईचं काय? पोरं नाही, नवरा माझा मी एकटाच आहे. तुमचे नातेवाईक कोण आहे? फक्त नातेवाईक आहेत, पोरं. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में ये सब हमें देखने को मिल रहा है. लेकिन अगर हम अतीत की बात करें तो अतीत से पहले ही आर्थिक व्यवस्था हमारी देश की चरमरासी गई थी, लेकिन उसके बाद कोरोना की आड़ में किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है ये अपने आप में हमें देखने को मिल रहा है. वीडियो जर्नलिस्ट किशन भवाल के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, अंधेरी, मुंबई.